प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामाजिक मानव शास्त्र से विवाह का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणी भी अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उनमें इसका जो आधार होता है केवल दैहिक होता है और वे शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही यौन संबंध स्थापित करते हैं। मानव में यौन इच्छाओं की पूर्ति का आधार अंशतः दैहिक, अंशतः सामाजिक एवं अंशतः सांस्कृतिक होता है। यौन इच्छाओं की पूर्ति विवाह संस्था को जन्म देती है और विवाह परिवार एवं नातेदारी का आधार है। परिवार के बाहर भी यौन संतुष्टि संभव है, परंतु वह समाज द्वारा मान्य नहीं है और ऐसे अवैध संबंधों को समाज अनुचित मानता है। कभी कभी कुछ समाजों में परिवार के बाहर यौन संबंधों को संस्थात्मक रूप से स्वीकार किया जाता है, परंतु वह भी एक निश्चित सीमा तक ही। यौन इच्छाओं की तृप्ति स्वस्थ जीवन एवं सामान्य रूप से जीवित रहने के लिए आवश्यक है। कभी कभी यौन असंतुष्टि मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति के लिए हानिकारक भी होती है। इस यौन इच्छा की पूर्ति किस प्रकार से की जाए, यह समाज और संस्कृति द्वारा निश्चित होता है। विवाह का उद्देश्य सदैव ही यौन संतुष्टि नहीं होता है, वरन कभी कभी तो विवाह केवल सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किए जाते हैं। जैसे सेमा नागाओं में एक पुत्र अपनी सगी माँ को छोड़कर पिता की अन्य विधवा स्त्रियों से विवाह कर सकता है। इसके पीछे यौन संतुष्टि की भावना न होकर सांस्कृतिक मूल्य है। नागाओं में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवाओं को ही संपत्ति में उत्तराधिकार मिलता है। अतः विधवाओं की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ही पुत्र अपनी सौतेली माताओं से भी विवाह कर सकता है। विवाह का एक आधार स्त्री व पुरुष में माँ व पिता बनने की इच्छा है, जिसकी पूर्ति वैध रूप से विवाह के द्वारा ही संभव है। साथ ही संस्कृति के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण की आवश्यकता ने इस संस्था को स्थायित्व प्रदान किया है। कुछ जनजातियों में आर्थिक जीवन विषम लिंगियों के बीच सहयोग और श्रम विभाजन पर आधारित है। इस आर्थिक जीवन को बनाने के लिए स्थायी सामाजिक बंधन अर्थात विवाह में बंधन होता है। यहाँ स्त्री और पुरुष एक दूसरे से सहयोग कार्य करते हैं। हम बात करते हैं अंडमान द्वीप निवासियों एवं मुरिया गोंड लोगों में भी हमको यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो विवाह होता है वो किस लिए होता है, आर्थिक जीवन को बनाने और अपने स्थायी सामाजिक बंधन बनाने के लिए वो विवाह करते हैं। अतः आदिवासियों में आर्थिक क्रियाओं को स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से संपन्न करने की आवश्यकता ने ही विवाह को अनिवार्य बनाया। आदिवासियों में हमको देखने को मिलता है कि आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए स्त्री पुरुष स्थायी संबंध में बनते हैं। अब तक हमने जिन कारणों की चर्चा की, ये सभी कारणों से विवाह का कोई ना कोई एक रूप प्रत्येक समाज में पाया जाता है। इसमें कानूनी, धार्मिक और सामाजिक स्वीकृति का समावेश होता है, जो विषम लिंगियों को अधिकार प्रदान करता है। अतः विवाह केवल व्यक्तिगत संतुष्टि का साधन मात्र नहीं है, परंतु यह एक सामाजिक क्रियाविधि भी है जिससे समाज की संरचना को सुदृढ़ता मिलती है। डॉक्टर मजूमदार व मदान कहते हैं कि विवाह से व्यक्तिगत स्तर पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतोष प्राप्त होता है, तो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व निर्वाह में योग भी मिलता है। चलिए अब हम विवाह के अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर कहते हैं कि लिखते हैं, विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। इस परिभाषा में विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतान को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते हैं तथा इसके फलस्वरूप माता पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार एवं परिस्थितियां भी प्राप्त होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे WHR रिवर्स की परिभाषा पर। जिन साधनों के द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। तो रिवर्स ने यौन संबंधों के नियमन के जो व्यवस्था की गई है समाज के द्वारा, उसको ही किसकी संज्ञा, विवाह की संज्ञा दी है। अब हम चर्चा करते हैं वेस्टर्न मार्ग की परिभाषा की। विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उससे पैदा हुए
संभावित बच्चों के एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। वेस्टरमार्क ने विवाह बंधन में स्त्री व पुरुषों की संख्या को भी व्यक्त किया है। विवाह में आवश्यक नहीं है कि एक पुरुष और एक स्त्री ही हो, वरन एक पुरुष कई स्त्री व एक स्त्री कई पुरुषों से या कई पुरुष अनेक स्त्रियों से सामूहिक रूप से संबंधित हो सकते हैं। इनके संबंधों को प्रथा या कानून के द्वारा स्वीकार भी किया जाता है। इनमें उत्पन्न संतानें भी वैध होती हैं। इन संतानों का अपने माता पिता से पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व का संबंध होता है। अब हम अगली परिभाषा चर्चा करते हैं जो मजूमदार एवं मदान ने दी है। इनके अनुसार विवाह कानून या धार्मिक आयोजनों के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो भिन्न लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। तो इनकी परिभाषा से स्पष्ट है कि मजूमदार और मदान विवाह को दो विषम लिंगियों में यौन संबंध स्थापित करने की एक कानूनी, सामाजिक व आर्थिक स्वीकृति मानते हैं। साथ ही विवाह स्त्री व पुरुष को विभिन्न सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं में सहभागी बनने की अधिकार प्रदान करता है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विवाह वह साधन है जो विषम लिंगियों को यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य विषम लिंगियों को सापेक्ष रूप से स्थायी संबंधों में बांधना, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण करना है। अब हम विवाह के उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। जब हम विवाह के उद्देश्यों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि विवाह परिवार की आधारशिला है और परिवार में ही बच्चों का समाजीकरण एवं पालन पोषण होता है। समाज की निरंतरता विवाह एवं परिवार से ही संभव है। विवाह नातेदारी का भी आधार है। विवाह के कारण ही कई नए संबंधों का जन्म होता है। विवाह से दोनों पक्षों के लोगों में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। जैसे एक व्यक्ति दामाद, जीजा, फूफा, मौसा आदि बनता है तो स्त्री पत्नी, बहू, भाभी आदि बनती है। इनसे उत्पन्न संतानें दोनों पक्ष वालों की रक्त संबंधी होती हैं। यही नहीं बल्कि विवाह का आर्थिक उद्देश्य भी होता है। आदिवासियों में आर्थिक हितों की रक्षा एवं भरण पोषण के लिए विवाह आवश्यक है। मानसिक संतोष एवं रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी विवाह जरूरी है। विवाह का एक उद्देश्य धार्मिक कार्यों की पूर्ति भी है, जैसे कि हिंदुओं में होता है। मुरडॉक ने लगभग 250 समाजों का अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी समाजों में विवाह के 3 उद्देश्य समान रूप से पाए जाते हैं। पहला यौन संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग तथा तीसरा संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण। स्पष्ट है कि विवाह का एक प्रमुख लक्ष्य यौन इच्छाओं की पूर्ति है, जिसे सभी समाज में मान्यता प्राप्त है। यद्यपि विवाह के उपयुक्त उद्देश्य सभी समाज में पाए जाते हैं, परंतु अंतर केवल यही है कि किसी समाज में धार्मिक कार्यों के संपादन, किसी में यौन इच्छाओं की पूर्ति, किसी में आर्थिक सहयोग तो किसी में संतान के समाजीकरण एवं पालन पोषण पर जोर दिया जाता है। अब हम विवाह संबंधी निषेधों पर चर्चा करते हैं। परिवार और विवाह यौन व्यवहारों को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो विशिष्ट समूह या नातेदारों में विवाह करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। इन्हें हम विवाह संबंधी निषेधों के नाम से जानते हैं। ये निषेध प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकटाभिगमन निषेध, दूसरा बहिर्विवाह और तीसरा अंतर्विवाह। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं निकटाभिगमन निषेध की। माता पिता एवं संतान तथा भाई बहनों में यौन संबंध सभी समाजों में निषिद्ध पाए गए हैं। यदि इन प्राथमिक संबंधियों में यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति होती तो परिवार, विवाह एवं नातेदारी से संबंधित अनेक विस्तृत व्यवस्थाएं अनावश्यक हो जाती। प्राचीन काल में मिस्र, फारस, पीरू, हवाई द्वीप इन एवं कांगो की कुछ जातियों में यह प्रथा अवश्य प्रचलित थी, किंतु यह राज परिवार तक ही सीमित थी। इन लोगों का विचार था कि इस प्रकार के विवाह से रक्त की शुद्धता बनी रहती है तथा परिवार के बाहर विवाह करने पर शाही रक्त अशुद्ध हो जाएगा। अतः उच्चतम राजा यह वह माना जाता जो भाई बहन के परस्पर विवाह से उत्पन्न होता। मिस्र में शाही परिवार के लोग अपनी पुत्रियों के विवाह कर लिया करते थे। इन अपवादों को छोड़कर निकटाभिगमन को कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को हीन दृष्टि से देखा गया।
तथा उन्हें दंडित तक किया जाता था। हम निकटाभिगमन के उल्लेख से ही सिर उठते हैं। इडिपस नामक राजा ने अनजाने में अपनी मां के साथ यौन व्यवहार की क्रिया की तो वह इतना उद्विग्न हो गया कि उसने अपने आंखें ही फोड़ ली। एलिजाबेथ के समय में नाटककार दुष्ट पात्रों पर निकटाभिगमन का आरोप लगाते थे। निकटाभिगमन को कुछ विद्वानों ने परिभाषित किया है, उनकी परिभाषाओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। मुरडॉक के अनुसार यदि इसमें विषमलिंगी यौन क्रिया के सहभागी एक दूसरे के वास्तविक, काल्पनिक या कृत्रिम नातेदारी के बंधनों से इस प्रकार बंधे हुए हैं कि उनके यौन संबंध सांस्कृतिक रूप से मना है, तो यह निकटाभिगमन की श्रेणी में आता है। यानी कि वास्तविक, काल्पनिक या कृत्रिम नातेदारी जो बंधनों में बंधे हुए हैं वो सांस्कृतिक रूप से विवाह यौन संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित नहीं कर सकते, इसे ही हम निकटाभिगमन कहते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने सही शब्दों में कहें तो निकटाभिगमन यौन संबंधी पाप या अपराध है जो परिवार के निकट संबंधियों जैसे कि पिता पुत्र, माँ पुत्र, भाई बहन के बीच यौन संबंधों के कारण पनपता है। तो यहाँ पर निकटाभिगमन को क्या बताया गया है, अगर कोई करता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। जैसे कि पिता पुत्र, माँ पुत्र या भाई बहन आपस में यौन संबंध स्थापित करते हैं तो समाज में उसे पाप की दृष्टि से देखा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के 11वीं संस्करण तथा वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार निकटाभिगमन उन लोगों के साथ यौन व्यवहार है जो विवाह या वैवाहिकता से इस प्रकार से संबंधित हैं कि उनमें कानूनी विवाह नहीं हो सकता। हमने जिन परिभाषाओं पर चर्चा की उसमें स्पष्ट है कि निकटाभिगमन या आगम्यगमन को एक पाप या अपराध के रूप में माना गया है। आगम्यगमन की सीमा क्या होगी, इस संबंध में भिन्नता है। कुछ लोग इसे एकाकी परिवार के दायरे तक सीमित रखते हैं, जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन पिता पुत्री, माँ पुत्र एवं भाई बहन के बीच यौन व्यवहार को ही निकटाभिगमन मानते हैं। मुरडॉक इस दायरे का विस्तार परिवार से भी अधिक मानते हैं और उन सभी संबंधियों में यौन व्यवहार करने को भी आगम्यगमन की संज्ञा देते हैं जिनके साथ उस समाज की संस्कृति यौन व्यवहार की स्वीकृति नहीं देती है। जैसे कि एक गोत्र एवं वंश के लोगों के साथ यौन संबंध स्थापित करना यदि उस समाज की संस्कृति द्वारा मना है तो वह आगम्यगमन की श्रेणी में आएगा। ऐसा हिंदुओं या अनेक जनजातियों में होता है। दूसरी ओर यदि कोई संस्कृति परिवार के संबंधियों में ही यौन व्यवहार की स्वीकृति देती है तो वह आगम्यगमन की श्रेणी में नहीं आएगा। उदाहरण के रूप में असम के नागा एवं टिब आदि में एक व्यक्ति संपत्ति प्राप्ति करने के लिए अपनी विधवा सौतेली माता के साथ ही विवाह कर लेता है। अगर हम संक्षेप में कहें तो आगम्यगमन उन संबंधों में यौन व्यवहार है जिसमें उस समाज व संस्कृति के द्वारा लैंगिक संबंध निषिद्ध है। अब हम चर्चा करते हैं बहिर्विवाह पर। स्पष्ट है कि निकटाभिगमन को रोकने के लिए ही बहिर्विवाह का जन्म हुआ था। कुछ लोगों की मान्यता है कि समस्त बहिर्विवाह नियम अगम्य निषेध का ही विस्तार है। बहिर्विवाह से तात्पर्य है एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। यह समूह कौन सा होगा, इस बारे में जनजातियों में भिन्न भिन्न धारणाएं प्रचलित हैं। अधिकांशतः परिवार, गोत्र, टोटम समूह, गांव, भ्रातृदल आदि से बाहर विवाह करने की प्रथा पाई जाती है। कहीं कहीं पर युग्म संगठन भी बहिर्विवाह समूह के रूप में देखने को मिलते हैं। बहिर्विवाह की परिभाषित करते हुए रिवर्स कहते हैं कि बहिर्विवाह से उस विनिमय का बोध होता है जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह में अपना जीवन साथी ढूंढे। मैकलेलन नामक विद्वान ने सर्वप्रथम मानव शास्त्र को बहिर्विवाह शब्द दिया था। मैकलेलन से एंड्यूलैंग जैसे विचारशील लेखकों ने बहिर्विवाह को अंतर्विवाह के विपरीत मानने की भूल की है। ये दोनों एक ही समाज में एक साथ प्रचलित हो सकते हैं क्योंकि ये सामाजिक समूह के दो अलग अलग रूप प्रकट करते हैं। मैकलेलन की धारणा थी कि बहिर्विवाह के नियमों के अनुसार जनजाति का प्रत्येक सदस्य किसी अन्य जनजाति के सदस्य के साथ विवाह करने के लिए बाध्य किया जाता है और इस संस्था को उसने अपहरण विवाह की परंपरा से संबंधित किया है। परंतु हम जानते हैं कि कोई भी जनजाति अपवाद रूप में ही अपने से भिन्न जनजाति में विवाह करती है। डॉक्टर रिवर्स इसे पुनः स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि बहिर्विवाह एक परंपरा है जिसमें एक व्यक्ति का अपने ही अर्धांश या कुल या जनजाति के अन्य घटक समूह के भीतर विवाह करना वर्जित है। अब हम चर्चा करते हैं अंतर्विवाह संबंधी निषेध की। एक
यह बहिर्विवाह के विपरीत प्रकार का नियम है जिसके आधार पर एक व्यक्ति को अपने ही समूह में विवाह करना होता है। अंतर्विवाही समूह के रूप में कोई भी वंश, गोत्र, युग्म संगठन, उपजाति, जनजाति या कोई भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हो सकते हैं। इसको परिभाषित करते हुए रिवर्स लिखते हैं कि अंतर्विवाह से अभिप्राय है उस विनिमय का जिससे अपने समूह में ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। टोडा लोगों में दो युग्म संगठन है, एक टारथारोल एवं दूसरा टिवालियल। ये दोनों ही अपने अपने युग्म संगठन में ही विवाह करते हैं। राजस्थान में भील दो भागों में बटे हुए हैं, उजले भील और मैले भील, जिन्हें भगत या अभगत भी कहते हैं। ये दोनों ही अंतर्विवाही समूह हैं। प्रश्न ये उठता है कि अंतर्विवाह का प्रचलन क्यों हुआ? इसके अनेक कारण हैं। जनजातियों में अपरिचित लोगों के प्रति भय की भावना विद्यमान होती है। वे सोचते हैं कि कहीं दूसरा समूह जादू आदि क्रियाओं द्वारा उन्हें नष्ट न कर दे, अतः वे परिचित लोगों के समूह में ही विवाह करना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक समूह की अपनी भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं व रीति रिवाज पाए जाते हैं जो दूसरे समूह से भिन्न होते हैं। अतः इन विभेदों के कारण उनमें मेल मिलाप के अभाव एवं सामाजिक संबंधों के नहीं पनपने के कारण भी अंतर्विवाह अस्तित्व में आए। भौगोलिक पृथकता तथा यातायात के साधनों के अभाव ने भी उन लोगों के बीच परस्पर दूरी को बनाए रखा। अशिक्षा, अंधविश्वास, धार्मिक रूढ़िवादिता एवं प्रत्येक जनजाति की आत्मनिर्भरता आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने अंतर्विवाह की प्रथा को जन्म दिया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने विवाह का अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर चर्चा की, साथ ही साथ विवाह संबंधी निषेधों पर भी हमने विस्तृत चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप अभ्यास प्रश्न के रूप में विवाह की परिभाषा देते हुए विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।